कोई भी आदमी किसी के खिलाफ कोई अपराध करता है, किसी को मारता है, तो जिसको फ़ायदा होना होता है वही तो मरवाता है, वरना कोई जिसको फ़ायदा या नुकसान ना हो रहा हो वो क्यों मरवाएगा किसी को। तो इसमें बेनिफिशियरी तो आरएसएस और बीजेपी हैं हमें मरवाने के। लेकिन जो भानु जी का कंसर्न था वो ये था कि अगर हमें कल को मार भी दिया जाए तो हमारे समाजों में आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि ना ये जो गठजोड़ बन रहा है ना समाजों के अंदर, जो दोस्ती हो रही है, उसी से तो आरएसएस बीजेपी डर रही है। तो अगर हमें कोई मार भी दे तो हमारा कंसर्न ये है सबसे बड़ा। तो समाज को ये समझ जाना चाहिए कि समाज की एकता से सबसे बड़ा डर है। तो हमारे मरने के बाद हमारे समाजों में दोस्ती और प्रगाढ़ होनी चाहिए, ऐसा निवेदन करके हम लोग जा रहे हैं। ये भानु जी के पास इनपुट है, उनसे आप ले लीजिएगा, आपने पहले भी लिए हैं और वो समय आने पर भानु जी बताएंगे। तो क्या चौकसी बरत रहे हैं अपनी जान को लेकर अब आजकल आप? हम चौकसी ये बरत रहे हैं कि हम ईवीएम को जल्दी से जल्दी हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। किसानों से भी निवेदन कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाएं, फिर सबकी जानों को सुरक्षा। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होंगे फिर मोदी जी मजाल करेंगे हमें मारने की, सोचेंगे भी सपने में भी हमें मार के, क्योंकि फांसी की तो सजा है ना मर्डर में। तो अगर फिर तो मारने की सोचेंगे नहीं। तो ईवीएम है और हमारी कोई मोदी जी से लड़ाई थोड़ी है, मोदी जी के भ्रष्टाचार से, मोदी जी के झूठ से, मोदी जी की देश के साथ गद्दारी से लड़ाई है हमारी। अगर मोदी जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री होते तो हम उनकी मुखालफत क्यों करते। कल को कोई और प्रधानमंत्री बेईमानी करेगा हम उसकी भी मुखालफत करेंगे। ऐसी जनता की सबसे बड़ी अदालत ने जब सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होकर ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट तुम नहीं डरो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब देश की जनता ने, सुप्रीम कोर्ट तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश की जनता तुम्हारे साथ है। और हम, देश की जनता जो देश की मालिक है, वो अपने जजेस के ऊपर सरकार को दबाव नहीं बनाने देगी, जैसा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सिटिंग जजेस ने 2018 में कहा था। उसके बाद ये फैसला आया है, तो इसकी फैसले की मुबारकबाद सबसे पहली, सबसे बड़ी देश की जनता को देनी चाहिए जो जाग गई है। दूसरी बात महत्वपूर्ण इसमें यह है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के खिलाफ अपराध बताया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसी प्रकार से ईवीएम भी संविधान के खिलाफ अपराध है। पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का बहादुरी वाला फैसला आएगा, फैसला यही आएगा कि ईवीएम भी देश के संविधान के साथ अपराध है। अब मैं आपको चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। भारत देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एक एक जनता को, हर एक जनता को रिजर्वेशन दी थी, एक एक नागरिक को रिजर्वेशन दी थी, एक वोट का अधिकार देके। ये भी तो रिजर्वेशन है ना, 100% रिजर्वेशन है ये। जो 18 साल का होगा उसके लिए वोट रिजर्व्ड है, वो वोट दे सकता है। ये रिजर्वेशन के खिलाफ बोलने वाले बात समझ लें पहले। दूसरा, देश का मालिक देश की जनता है। तीसरा, देश का राजा देश की जनता है। और राजा कैसे नियुक्त होगा, राजा अपने नौकर कैसे नियुक्त करेगा, उसका तरीका है चुनाव। तो चुनाव जो है, जो राजा हैं, मतलब 140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ राजा हैं ना देश में जो अपना नौकर चुनते हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, ये सब लोग। तो राजा जो हैं वो जब अपना नौकर चुनेंगे तो वो राजा ही चुनेंगे या कोई बाहरी व्यक्ति आके भी चुनेंगे। पहला महत्वपूर्ण बात है ये समझने की कि जो ये कंपनी होती है ये कोई वोटर थोड़ी है। कोई भी कंपनी वोटर नहीं होती और ना उसको वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो इसका मतलब वो तो ऐसे हो गए जैसे कोई चाइना का व्यक्ति, चाइना की एजेंसी ये बोलने लगे, पाकिस्तान की एजेंसी ये बोलने लगे कि मैं पैसे दे रहा हूँ और तुम वोट इधर नहीं उधर दो। मैं एक पार्टी को पैसे दूंगा और वो तुम लोगों के जो काम तुम लोगों का है, जो वोटर्स का काम है, उसमें वो दखल अंदाजी करे। तो इतना खतरनाक और डेंजरस काम है किसी भी वोटर के अलावा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना। अब कोई आगे चलते हैं अब हम। तो पहली चीज़ तो ये है कि वोटर्स के अलावा किसी को भी ये शक्ति ही नहीं होनी चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे। पहली बात ये समझ लीजिए आप, क्योंकि उनका चुनाव से कुछ लेना देना ही नहीं होता।
चुनाव में गड़बड़, धांधली, घोटालेबाजी, ऐसे पार्टी को और ऐसे कैंडिडेट्स को जिताना जो उनके साथ मिलकर धोखाधड़ी करेगा, उसी लिए तो कोई कंपनी पैसे देगी। वरना किसी कंपनी का, किसी ईमानदारी से काम करने वाली कंपनी का सरकार को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देने का क्या मतलब है? भाई एक कंपनी है, वो चलिए ट्रैक्टर बनाने का काम करती है, ट्रैक्टर बनाएगी वो कानून के हिसाब से, सारी जो उसको परमिशंस लेनी होंगी वो लेगी, माल कहीं से खरीदना होगा, जो भी करना होगा, फैक्ट्री लगानी होगी, सरकार से क्या काम है उसे? अगर ईमानदारी से सारा काम कर रहे हैं तो सरकार से कोई काम नहीं होना चाहिए उसे। अब जब कोई काम ही नहीं है तो पैसे क्यों देगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को? तो पैसे यूँ देने हैं कि फैक्ट्री लगानी है ट्रैक्टर की, ट्रैक्टर नहीं बनाना एक भी। पब्लिक बैंक से, जैसे अडानी अंबानी ने 25 लाख करोड़ रुपए बैंक से लोन ले ली ना, बैंक से लोन लेने हैं क्योंकि जिस पार्टी को पैसे दिए थे वो बैंक में मैनेजर उनके बना देगी, बैंक के अधिकारी उनके बना देगी। वो बगैर कोई काम किए लोन लेंगे फर्जीवाड़ा करके, और फिर लोन हज़ारों करोड़ रुपए आपके और मेरे। अब बैंक में पैसे कहाँ से आते हैं? आपके और मेरे ही तो पैसे हैं। मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ, आप कराते हो, और देश की संपदाओं पे जो हमारा बराबर का हक है उससे पैसे जाते हैं बैंक में, टैक्स के पैसे जाते हैं हमारे, सब कुछ जाता है, सरकारी पैसे जमा होते हैं बैंकों में। तो अब मेरा ही पैसा, मतलब देश के मालिकों का पैसा बैंक दे देते हैं चोरी छुपे इनको, ये काम कुछ करते नहीं, पैसे सारे हड़प, जैसे अडानी अंबानी ने सारे पैसे हड़प कर लिए, काम कुछ किया नहीं, ये बोला हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, आप हमारे लोन माफ़ कर दो। ऐसे 25 लाख करोड़ अडानी अंबानी ने माफ़ करा दिए। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया। इसके आगे जो समझने की बात है वो ये है कि अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ पैसे देना वोटर को ज़रूरी है। अब कोई वोटर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है तो उसको 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, 1000 रुपये दे, 2000 रुपये दे, 20,000 तक दे। अब एक बात ये होती है, जैसे आरएसएस और बीजेपी का एग्जाम्पल देके हम बार बार बात करते हैं, कोई और भी पार्टी होगी जो बाहुबली होने का काम करेगी। अगर उसको ये पता लगेगा, आज जैसे मोदी जी को ये पता लग जाए कि कोई कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई मायावती जी की पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, टीएमसी को सपोर्ट कर रहा है, डीएमके को सपोर्ट कर रहा है, किसी अपोजिशन पार्टी वाले को सपोर्ट कर रहा है, मोदी जी क्या करते हैं? फौरन ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स सब भेज देते हैं उसके घर। तो ये जो प्रोविज़न था कि चुनाव में गुप्त दान होना चाहिए, वो 20,000 तक रुपए की लिमिट थी, उसको मोदी जी ने, अमित शाह जी ने उस टाइम 2017-18 में जब ये स्कीम लाई थी ना कि कितना भी पैसा दो वो छुपा रहेगा, मतलब चोरी छुपे दे दो पैसा, 20,000 तक नहीं, 20,000 की लिमिट ख़त्म कर दी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कोई भी एसबीआई जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाए, कोई भी व्यक्ति 1 नंबर का पैसा हो, 2 नंबर का पैसा हो, 3 नंबर का पैसा हो, ड्रग्स का पैसा हो, असली कंपनी का पैसा हो, शेल कंपनी का पैसा हो, छदम कंपनी का पैसा हो, जाए स्टेट बैंक में दे और वो बॉन्ड लेके किसी को दे दे, पॉलिटिकल पार्टी को। ये है बॉन्ड की व्यवस्था। अब इसमें पैसा किसी ड्रग्स की डीलिंग का था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अडानी जी के यहाँ जो उसमें जो उनके ड्रग्स पकड़े गए थे, मतलब इतनी भारी मात्रा में, उन्होंने ऐसा काम किया होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ड्रग्स का पैसा हो। अब ड्रग्स के पैसे वाले को अपना पैसा 1 नंबर का करना है, इनकम टैक्स में छूट लेनी है, तो वो क्या दिखाएगा कि मैंने तो वहाँ से बॉन्ड खरीद लिया, अब इनकम टैक्स में मुझे रिबेट दो। ये भी एक अपने आप में घोटाला है, उस पर हम बाद में आएंगे। ये इनकम टैक्स की चोरी, टैक्स की चोरी इस तरीके से होती है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक की चोरी होती है। तो ये करके और फिर ये इस जो एक अच्छा काम था कि 20,000 तक जो देगा उसका पता नहीं लगेगा, नहीं तो कोई खतरनाक पॉलिटिकल पार्टी, क्रिमिनल पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। लेकिन इसकी आड़ में हज़ारों करोड़ रुपए चुराने का जो धंधा बना लिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, ये नहीं चलेगा। वो तो छोटे जो एक इंडिविजुअल वोटर है उसकी डोनेशन सीक्रेट रखनी है ताकि उसकी सुरक्षा रहे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज की नहीं, ये आपने धोखाधड़ी की है देश के साथ, तो इसको कैंसिल किया। आरटीआई के दायरे में नहीं था क्या सर? इलेक्टोरल बॉन्ड जो था नहीं था ना। ये जो पीएम केयर है आरटीआई के दायरे में है। मोदी जी की तो एक ही गारंटी है ना, हर चीज़ में धोखाधड़ी और चोरी करेंगे।
और कोई गारंटी थोड़ी है मोदी जी की। एक गारंटी पक्की है, धोखाधड़ी और चोरी हर चीज़ में करेंगे। तो जैसे पीएम केयर्स का आरटीआई नहीं लग सकती, वैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तो चोर तो जब ही चोरी कर पाएगा ना जब छुपा। ईवीएम का क्या मसला है, जैसे चंडीगढ़ में पकड़े गई ना, पेपर बैलेट से तो चुनाव में चोरी हो रही थी, ईवीएम से नज़र नहीं आता। तो किसी चोर को ही ईवीएम पसंद होगी ना, किसी शरीफ आदमी को तो ईवीएम पसंद नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये इन्होंने गोरख धंधा किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा अच्छा काम किया है वो भी समझ लीजिए आप, वो जनता के दबाव में आके किया मेरे ख्याल से तो, और जनता के साथ देने के बाद किया। दबाव में कहना तो ठीक नहीं होगा, जनता के साथ देने से उनमें एक हौसला आया ईमानदारी का। पांचों के पांचों जजेस ने, पहले तो एक भी जज ने ये नहीं कहा है कि ये ठीक काम था, मतलब 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के एक साथ ये बोला है कि मोदी जी ने चोरी की है, मोदी जी ने बेईमानी की है, ये बोला गया है इस जजमेंट में। पांचों के पांचों जजेस ने, एक भी जज ने ये नहीं कहा कि नहीं दाएं बाएं से कुछ ठीक था काम। तो इतना महत्वपूर्ण बात है ये। तो ये जनता की ताकत है। अब दूसरी बात जो जनता के सामने उन्होंने रखी है करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, हालांकि ये खुद कर देनी चाहिए थी लेकिन ठीक है, अब जनता अपना फ़र्ज़ निभाएगी, वो ये है कि ये 3 हफ्ते और 1 हफ्ते का जो टाइम दिया है एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को, ये मेरे ख्याल से ये जनता के सामने उन्होंने एक रास्ता दिया है इन लोगों को अरेस्ट कराने का। जिसने भी इसमें गड़बड़ घोटाला किया है, नकली कंपनियों से ड्रग्स के पैसे, दूसरे पैसे लिए हैं, उनको ये मौका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो ईडी में, सीबीआई में, हम जैसे लोगों को मौका दिया है कि ईडी सीबीआई में इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के खिलाफ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की पार्टियों के खिलाफ और दूसरी पार्टीज़ ने, किसी ने भी अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से अगर गलत तरीके से पैसा लिया है, किसी का भला करने के लिए पैसा लिया है, मतलब आज तो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया और कल उसको कोई टेंडर छोड़ दिया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए यानी कि आतंकवाद का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड एकदम तैयार करके दिया। अब हम एसबीआई और ईसीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनसे ये कहते हैं कि ये जो डेटा देना है, 3 हफ्ते का टाइम तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन ये तो आपके पास कंप्यूटर में अवेलेबल है ना, ये तो आप 1 मिनट में प्रिंट आउट निकाल के भेज सकते हो। तो अगर आप ईमानदार हो तो आपको तुरंत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों को, इलेक्शन कमीशन को आज के आज ही भेज देना चाहिए। अब आप इसको डिले करोगे, इसका मतलब आप भी इसमें साजिश में शामिल हो। ये मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी हैं ना, जनता ने हमारी ड्यूटी लगाई है ईमानदार नौकरों की। तो अब ये जो 3 हफ्ते आप डिले करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो नहीं कहा ना 3 हफ्ते बाद देना, कभी भी देना, लेकिन 3 हफ्ते के तक दे ही देना है तुम्हें। तो 5 मिनट में तो तैयार होना है, उसकी कोई देरी करने की वजह नहीं है। तो आप इतने दिन तक अगर वो छुपाओगे और नहीं भेजोगे तो आप भी कानून के दायरे में आओगे और ईडी आपकी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये हम एंश्योर करेंगे बात। उसी तरीके से जैसे इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को अभी चले जाना चाहिए एसबीआई, और ये बोलना चाहिए जी 5 मिनट में प्रिंट आउट निकाल के हमें दे दो ताकि हम अपनी वेबसाइट पे डाल दें। अब जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं जा रहे हैं वो भी एक तरह से अपराध में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें 3-4 हफ्ते नहीं लगने चाहिए, तुरंत लगने चाहिए, ताकि हम जैसे लोग तैयार बैठे हैं, जैसे ही जानकारी आएगी हम तुरंत ईडी में कंप्लेंट करेंगे, सीबीआई में कंप्लेंट करेंगे, और बीजेपी के जो बड़े बड़े, सबसे पहले नड्डा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, और दूसरे पार्टीज़ ने भी अगर कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन लगता है ऐसा इसलिए नहीं है कि बाकी किसी लोग को, उन्होंने किसी को पैसे ही नहीं दिए, छोटे छोटे पैसे दिए। मायावती जी की पार्टी को तो एक भी पैसा नहीं दिया किसी ने। तो ये एक तरीके से ईमानदारी का सबूत है कि जो भ्रष्ट कंपनी के लोग हैं वो किस पार्टी को एक भी पैसा नहीं दे रहे और किस पार्टी को बहुत कम पैसा दे रहे हैं। ये सोचने का विषय है। तो इस वक्त बीजेपी जो है 90% भ्रष्टाचार देश का जो है वो बीजेपी कर रही है। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड। इसलिए हताश है, इसलिए परेशान है। हताश नहीं है, अभी उन्हें भरोसा है अपने भ्रष्ट अधिकारियों पे कि हम ये सबूत देंगे ही नहीं, सबूत झूठे दे देंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूँ प्यार से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों को भी और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को भी, कि जल्दी से जल्दी ये काम कर दो और संविधान और कानून के हिसाब से करना। कानून तोड़ा, इन्फॉर्मेशन छुपाई, इन्फॉर्मेशन में देर की या कोई बहानेबाजी की तो आपके खिलाफ हम तैयार बैठे केस दर्ज कराने के।
तो सर इस पैसे से तो कुछ भी कराया जा सकता है पार्टी से, अगर ज्यादा पैसा देकर कोई भी कुछ भी करवा सकता है अपने तरफ से। तो करवा ही तो रहा है। ये सारे अडानी अंबानी और मोदी जी से मिलके क्या क्या नहीं कर रहे हैं देश में। बेरोजगारों का सारा नौकरियां छीन ली, वरना 2 करोड़ नौकरियों का वादा कहाँ गया। लोगों को 80 करोड़ लोगों को, देखिए एक और वादा मोदी जी का है पक्का, वो कि ये वो खुद कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी दे रहे हैं ना, अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों को, ये आप सब अखबार में और टीवी में देख रहे हैं ना सब, वो 5 किलो अनाज देंगे। मतलब उन्होंने एक वादा कर लिया और एक गारंटी दे दी कि इस देश में अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीब वो बना के रखेंगे। 80 करोड़ गरीब तो वो ख़त्म ही नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। 80 करोड़ लोगों को गरीब बना के रखेंगे, ये गारंटी मोदी जी दे रहे हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। 5 किलो अनाज गरीबों को देने की बात की जा रही है ना अगले 5 साल तक, तो ये तो गारंटी है कि 5 साल तक 80 करोड़ गरीब बना के रखेंगे। वो अमीर नहीं बनने देंगे गरीबों को, 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों को अमीर नहीं बनने देंगे, ये मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। तो ये सब जो चोरियां हो रही हैं, पैसा कौन ले गया? अडानी अंबानी और उनके दूसरे लोग। भ्रष्टाचार का कौन पैसा ले गया? वो। और ये इनका जो बेशर्मी आ रही है वो सिर्फ ईवीएम की वजह से आ रही है, वरना अगर पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़े तो अभी घुटनों पे आ जाएंगे, किसानों की सारी मांगे मान लेंगे मोदी जी, माफ़ी भी मांगेंगे और मांगे भी मानेंगे। सिर्फ ईवीएम से चुनाव खत्म हो जाए, पेपर बैलेट से आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से हमें अब उम्मीद है कि जैसा बहादुरी भरा फैसला, ये पहला कदम है थोड़े बहुत बहादुरी दिखाने का, दूसरी बहादुरी सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी का फैसला ईवीएम के पक्ष में भी, ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में करने की हमें जल्दी ही उम्मीद है, अगर पब्लिक सड़कों पे आएगी, सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में खड़ी होगी।